पुर्तगालियों के बाद अब हम डचों के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए, जो नीदरलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कौन है? कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा द्वीप में पहुंचा था। इनके द्वारा जो कंपनी बनाई गई थी 1602 में, उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी थी ये। और इन्होंने 1602 में कंपनी बनी और 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। और साथ में इन्होंने 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की थी और उसे अपना मुख्यालय बनाया था। डचों ने यहीं पर सोने के सिक्के पैगोडा को ढाला। तो पैगोडा सिक्का यदि पूछा जाए किसके हैं, तो वो डचों के हैं, आपको मालूम होना चाहिए। डचों ने 1616 में सूरत एवं 1641 में, ठीक है, 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1627 में हुई थी। तो यहाँ जो ज़्यादा जरूरी है वो है पैगोडा सिक्का। और दूसरा है कि 1602 में कंपनी बनी, 1605 में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में हुई। और मसूलीपट्टनम के बाद एक ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम में भी अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। तो यदि आए कि औरंगजेब ने किसको दिया था 3.5% चुंगी लेके व्यापार की अनुमति, तो आपको डच याद रखना। और जगह पूछें तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दिया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तरफ हैं और हमने पढ़ा कि कासिम बाजार, बालासोर, पाटन, इनमें इनकी फैक्ट्रियां हैं। तो और एक और कि डचों ने जो मुख्य फोकस जो उनका था मसालों के स्थान पे कपड़ों का था। यानी एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कपड़ों के निर्यात को महत्वपूर्ण किसने बनाया, तो वो है डच। डचों की वजह से भारत के कपड़ा निर्यात ज्यादा शुरू हुआ। डच कंपनी ने कासिम बाजार में एक रेशम बनाने का उद्योग की स्थापना भी की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कासिम बाजार में रेशम कंपनी बनाने की स्थापना की डचों ने। इसके बाद आपको एक चीज और मालूम हो, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा यानी बंगाल का युद्ध जो हुआ था, उसमें डच पराजित हुए थे। इस पराजय ने भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। 1759 में हुआ, जिसमें डच जब पराजित हुई तो शक्ति तो कमजोर होगी। डच व्यापारिक व्यवस्था का सहकारिता, बहुत महत्वपूर्ण है, सहकारिता शब्द आए या कार्टेल पद्धति, यानी डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो कार्टेल पद्धति या सहकारिता पे आधारित थी। और बहुत एक महत्वपूर्ण है कि डचों ने अपने साझेदारों को सबसे अधिक लाभांश दिया, 18% लाभांश दिया, जो व्यापारिक इतिहास में आज तक रिकॉर्ड माना जाता है। इतना लाभांश और किसी ने दिया ही नहीं है जितना डचों ने अपने साझेदारों को दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, डचों ने 18% दिया, कार्टेल पद्धति पे आधारित थी, बेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेजों से पराजित हुई। अब डचों के बाद हम बात करेंगे अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो इसको अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं अंग्रेजों का। अंग्रेजों से पहले हम डेनिस का पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजों के पश्चात आए थे डेनिस व्यापारी, 1616 में भारत आए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और 1600 डेनों ने 1620 में ईस्वी में त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच के भारत चले गए। तो इनका कोई खास नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि 1616 में आए और 1620 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो डेनिस हो गया। फ्रांसीसी देखते हैं, क्योंकि इनका लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष चलता है। तो फ्रांसीसियों के बारे में देखें, लुई 14वें में के मंत्री कॉलबर्ट, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कॉलबर्ट ने सरकार की सहायता से 1664 में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी का नाम था द इंडियंस ओरिएंट लेस कंपनी की स्थापना की। तो दो नाम याद रखना है आपको, कॉलबर्ट याद रखना है। 1664 भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापना की गई। तो फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में पहली कंपनी की स्थापना। 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीता।
तो यदि सेंट टेमो विजय की बात की जाए तो फ्रांसीसियों के द्वारा की गई। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया, परंतु 1697 में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस कर दिया गया। तो आपको रिजविक की संधि भी याद रखना है। रिजविक की संधि किसके बीच हुई? फ्रांसीसियों के बीच हुई और डचों के बीच हुई। तो डच और फ्रांसीसियों के बीच 1697 में रिजविक की संधि होती है। फ्रांसीसियों ने 1725 ईस्वी में माहे पर और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामले का महानिदेशक चुना गया। तो आपको याद रखना है एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, आपको याद रखना है जो फ्रांसीसी में आता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले के समय भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई, तो इसलिए आपको डुप्ले का नाम बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यदि हम सबकी ओर एक तरह से समराइज करें कि यूरोपीय कंपनियां और उनकी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना, तो यदि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन, डच की मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम प्लस सूरत, डेनिश की त्रावणकोर अभी ऊपर देखा है, और फ्रांसीसियों की सूरत। तो आपको यदि डेट याद रखो तो और महत्वपूर्ण है। तो पुर्तगाल कोचीन 1503, डच मसूलीपट्टनम 1605, अंग्रेज मसूलीपट्टनम प्लस सूरत 1611 और 1613, ये दोनों महत्वपूर्ण है। डेनिश त्रावणकोर में 1620 और फ्रांसीसी सूरत में। तो ये क्या है, सभी कंपनियों की जो व्यापारिक कोठी भारत में स्थापना हुई थी, हम उसकी बात की। तो कंप्लीट हो गया, डच हो गया, डेनिश हो गया, फ्रांसिस हो गया, पुर्तगाल। अब हम डिटेल से बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। किस तरह से अंग्रेजी कंपनी, एक चीज और हम देख सकते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कुछ युद्ध हुए, ठीक है, जिन्हें फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, या हम उनको एक अलग से देख लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक युद्ध हुए, तो उनको अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध और कर्नाटक युद्ध दोनों के नाम से जानते हैं। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था, और इसका कारण, तत्कालिक कारण था कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज कैप्टन वर्नेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इस युद्ध के बाद जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो यही होगा कि ऑक्स ला सेपल की संधि होगी। और सबसे बड़ी वजह क्या थी इस युद्ध की, कि जो यूरोप था, यूरोप में फ्रांसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच क्या था, ऑस्ट्रिया में जो संघर्ष चल रहा था उसकी वजह से उनका एक दूसरे का भारत में भी संघर्ष चल रहा था। यानी यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति होगी, आक्स ला सेपल की संधि होगी, और इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था, ऑक्स ला सेपल की संधि हुई थी। एक चीज और, कि जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था उसने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमस के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया था। तो डुप्ले का भी इस युद्ध से संबंध है, तो आपको ये भी नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होगा, 1749 से 54 के बीच, और इसका भी वजह होगा कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेके। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे होगी, इस युद्ध की समाप्ति होगी पांडिचेरी की संधि के साथ। तो ये संधियां आपको याद रखना है कि पांडिचेरी की संधि, और पहला जो युद्ध समाप्त हुआ था वो आक्सला सेपल की संधि। दूसरे युद्ध का आप यदि वजह है, कुल मिला के यही है कर्नाटक के उत्तराधिकार का, क्योंकि जो फ्रांसीसी से, यानी जो डुप्ले था वो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों का क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का। जबकि जो अंग्रेज थे वो अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे। तो इन दोनों के समर्थन की वजह से कुल मिला के कि कर्नाटक में का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस वजह से संघर्ष होता है। तो उसके बाद इस युद्ध के बाद क्या होगा, डुप्ले के स्थान पे फ्रांसीसी गोडेहू को गवर्नर बना के भेजेंगे, और गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि करके युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। इसमें एक घटनाक्रम और होगा कि मुजफ्फर जंग
चंदा साहब, ये जो फ्रांसीसी जिनको समर्थन दे रहे थे, मुजफ्फर जंग को, चंदा साहब को फ्रांसीसी समर्थन दे रहे थे। तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और डुप्ले तीनों, एक फ्रांसीसी सेना हो गई, तीनों सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरत को पराजित किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अंबूर की लड़ाई का संबंध किससे है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। कब हुई? 1749 में। तो और संधि जो समाप्त हुई पांडिचेरी की संधि से। तो अब आपको अगला युद्ध देखना है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, इसका भी संधि देख लो। इसका जो संधि जिसकी वजह से समाप्त होगा, वो है पेरिस की संधि। तो तीनों युद्ध के लिए अलग अलग संधि हो गई। तीसरे के लिए पेरिस की संधि, दूसरे के लिए पांडिचेरी की संधि, और पहले कर्नाटक युद्ध के लिए है आक्सला सैपल की संधि। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टीपल चॉइस के लिए या सही जोड़ियों में आ जाए तो आप ध्यान रखोगे। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध है 57 से 63 चलेगा। वजह क्या होगी? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंदनगर पर अधिकार कर लेना। और चंदनगर क्या है? मतलब चंदनगर है फ्रांसीसियों के अंदर। तो वंडीवास नामक निर्णायक लड़ाई होगी, यानी 1760 में। यदि आपसे पूछा जाए कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1760 में हुआ था ये, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। आपको ध्यान रखना है। और आयरकूट की सेना ने लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को पराजित किया। यानी आपको 1760 बंडीवास युद्ध और आयरकूट की सेना, ये आपको ध्यान रखना है। और समाप्ति है पेरिस की संधि से। और जैसे ही ये समाप्ति होती है, तो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त। सप्तवर्षीय आप इससे देख सकते हैं कि 57 से शुरू हुआ यानी, और 63 तक चला। तो सप्तवर्षीय यूरोप में भी संघर्ष होगा। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध का समापन पेरिस की संधि के साथ खत्म हो जाएगा। तो जो भी कर्नाटक या अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध थे, वो कहीं ना कहीं यूरोप में जो परिस्थितियां उस समय की थी, उनकी वजह से चल रही थी। तो आपको ये तीनों कर्नाटक युद्ध याद रखना है।